वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आप लोग जो आंसर सबमिट करते हैं वो आंसर जो है 6:30 बजे से पहले सबमिट कर दीजिएगा। यानी इवनिंग में 6:30 बजे से पहले सबमिट कर दीजिएगा, तभी हम उसको रैंक में शामिल कर पाएंगे। 6:30 बजे के बाद सबमिट करने पर हम उसको रैंक में शामिल नहीं कर पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम की वजह से आप 6:30 बजे से पहले सबमिट नहीं कर पाते या फिर आपके पास टाइम नहीं रहता है तो ये टेस्ट का लिंक काम करेगा और आप कभी भी इस टेस्ट को दे सकते हैं। अगले दिन भी दे सकते हैं इस टेस्ट को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो टेस्ट 4 में आज का देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या था। और इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है, कितना भी मार्क्स आए, भले 5 नंबर आए, 10 नंबर आए, 15 नंबर आए, 20 नंबर आए, कितना भी मार्क्स आए, बिल्कुल घबराना नहीं है। और अपना परफॉर्मेंस धीरे धीरे चेक करते रहना है और बाकी जो सेट मिलता है उसको भी प्रैक्टिस करते रहना है। इससे क्या होगा कि मैथ में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा और आप 100% जो नंबर होता है वो सिक्योर कर पाएंगे। तो टेस्ट देने से बिल्कुल घबराना नहीं है और आंसर जो है वो 6:30 बजे से पहले सबमिट कर देना है। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग सभी सवाल को बेसिक से भी देखेंगे और उसका शॉर्ट भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक की दर पर निवेशित किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है 328 रुपये हो जाता है। उसी धनराशि पर उसी दर से उसी समय अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। जैसे अगर 2 ईयर के लिए A% की दर से अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना रहता है, 2 ईयर के लिए A% की दर से अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना रहता है तो हम लोग डायरेक्ट पहले इसका इफेक्टिव निकाल लेते हैं। यानी A+A गुने A/100, यानी ये इतना जो परसेंटेज आएगा ये उसका इफेक्टिव चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 2 ईयर में A% की दर से अगर साधारण ब्याज निकालना रहे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट समय को दर से गुना कर देंगे, यानी 2A% आ जाएगा इसका। यानी 2A% उसका क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। उसी तरीके से अगर 5% के दर से 2 ईयर के लिए अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 + 5 गुने 5/100। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 × 5 = 10, ये 5 × 5 = 10 और प्लस 25/100 करेंगे तो 0.25 आएगा, यानी 10.25 चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अगर 5% दर से 2 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 10.25% आ रहा है। और ये 10.25% का वैल्यू कितना है, 328 दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज 328 दिया गया, यानी ये 10.25% का वैल्यू अगर 328 दिया गया है तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 328/10.25, 1% का वैल्यू। अगर हम उसी धनराशि पर उसी दर से उसी समय अवधि के लिए साधारण ब्याज निकालेंगे, यानी कहने का मतलब 5% दर से अगर हम 2 ईयर का साधारण ब्याज निकालेंगे तो डायरेक्ट साधारण ब्याज हम कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट गुना कर देते दर को समय से, यानी 10% आता है। जब 1% का वैल्यू 328/10.25 तो हमें 10% का वैल्यू निकालना है और 10% का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 10 से गुना कर देंगे। अगर हम यहाँ देखेंगे ये 00 पॉइंट हटाएंगे तो 00 ऊपर चल जाएगा और 25 से 41 बार में कटेगा और 25 से 40 बार में कटेगा और 41 से कितना बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। तो यहाँ पे जो 10% का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 × 40 320 आ जाएगा। यानी यहाँ पे 10% का वैल्यू कितना आ गया, 320 आ गया। यानी जो साधारण ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा, 320। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। इसमें 1 + 2 + 3 + कितने पदों का योग जो है 50-50 होगा। यानी हम लोग को क्या पता है कि प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का जो योग, प्राकृत संख्या का जो योग होता है, वर्ग नहीं, केवल प्राकृत संख्या का जो योग होता है वो क्या होता है, n × n + 1/2। तो और योग कितना दिया गया, 50-50 दिया गया। यानी n × n + 1/2 जो है वो कितना दिया गया है, 50-50 दिया गया है, 5050 दिया गया है। तो हम यहाँ से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये n × n n² हो जाएगा। तो कभी भी हमें कॉम्पिटिटिव का कभी भी सब एग्ज़ाम देते हैं तो कभी भी द्विघात समीकरण आए तो उसको सॉल्व नहीं करना है, बल्कि वहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन पुट कर देना है। अगर हम n के बदले में 100 लेते हैं तो यहाँ पे n के बदले में 100 गुने n + 1 करेंगे तो 101/2 करेंगे तो 2 से ये 50 बार में कटेगा और 50 से अगर हम 101 को 5 से गुना करेंगे तो 505 आ जाएगा, फिर 0, यानी 50-50 आ रहा है। तो इसका मतलब n का जो मान होगा वो ऑप्शन नंबर सी 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 रखने पर n का मान, ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो जाता है। तो द्विघात समीकरण कभी भी नहीं सॉल्व करना है, उस समय क्या करेंगे, हम ऑप्शन पुट कर देंगे उसमें। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, संख्या 22 - 15 और -7 के घनों का योगफल ज्ञात करें। अब यहाँ पे बहुत लोग क्या करेंगे, पहले 22 का क्यूब निकालेंगे, फिर -15 का क्यूब निकालेंगे
और इस फिर तीनों को जोड़ेंगे, फिर -7 का क्यूब निकालेंगे, फिर इस तीनों को जोड़ेंगे, जबकि ऐसा हमें नहीं करना था। हम लोग को एक फार्मूला पता होगा, हम लोग को क्या फार्मूला पता है, अगर a + b + c अगर 0 हो जाता है, अगर a + b + c 0 होता है, तब जो a³ + b³ + c³ किसके बराबर होता है, a³ + b³ + c³ होता है 3abc के बराबर होता है। जब a + b + c 0 हो जाता है, तब उसका जो क्यूब होता है, तीनों का क्यूब, वो किसके बराबर होता है, 3abc के बराबर होता है। तो उसी तरह से अगर हम a के बदले में 22, b के बदले में -15 और c के बदले में -7, यानी a + b + c अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना हो रहा है, 22 -15 -7, यानी 22 - 22 0 हो रहा है ना। यानी जब इस तीनों का योग 0 हो रहा है, तो इस तीनों का जो क्यूब होगा वो 3abc के बराबर होगा, 3 और a के बदले में 22, b के बदले में -15 और c के बदले में -7। जब इस तीनों का जो योग है 0 के बराबर हो रहा है, तो इस तीनों का क्यूब क्या होगा, 3abc के बराबर होगा, यानी 3 गुने a के बदले में 22, b के बदले में -15, c के बदले में -7। ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, गुना करेंगे तो हम एक, अब देखिए यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे गुना करने लगेंगे, गुना नहीं करना है। देख रहे हैं जब 22 है, जब हम 22 से गुना कर रहे हैं तो ये 22 में क्या क्या शामिल होता है, 11 गुना 2, यानी 11 से जो संख्या कटेगा, यानी हम 11 से इस पूरे को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस पूरे को 11 से, तो जो आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 11 का मल्टीपल कौन हो जाएगा, 6 3 9 और 9 में से 9 गया 0, यानी 11 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये अगर ऑप्शन नंबर हम बी देखते हैं तो 9 3 12 और 6, 12 में से 6 गया 6, यानी ये 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो 11 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर ए एक ही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जिससे अगर हम 17/15 को ए मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a²। अगर 17/15 को ए मान लिए, 2/15 को बी मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, b²। और अगर हम 17/15 को ए माने, ये हो गया, और 2/15 को अगर हम बी माने तो इस 4 को 2 गुने 2 लिख लें, ये बी हो गया। तो ये कितना हो गया, पूरा 2ab हो गया ना, -2ab, यानी ये पूरा कैलकुलेशन 2ab हो गया ना, -2ab। इस 4 को हम क्या किए, 2 गुने 2 हम तोड़ दिए, तो 2/15 जो है वो b हो गया, 17/15 a हो गया, और ये गुना 2 है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर है ये, a - b का होल स्क्वायर, यानी a के बदले हम लोग 17/15 माने थे और b के बदले में 2/15 माने थे, यानी 17/15 - 2/15 का स्क्वायर, यानी 17 में से 2 गया 15/15 का स्क्वायर, यानी 15/15 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल जब भी आता है तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं वो अलजेब्रिक फॉर्म में ज़रूर टूटेगा। जैसे ये सवाल अलजेब्रिक फॉर्म में टूटा था ना, ये भी सवाल तो अलजेब्रिक फॉर्म में ही टूटा था, उसी तरीके से ये भी सवाल जो है अलजेब्रिक फॉर्म में ज़रूर टूटेगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन का जो आयतन है वो 9πh है, यानी बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन πr²h, πr²h, और ये आयतन किसके बराबर है, 9πh के बराबर है, 9πh के बराबर है। बेलन का आयतन πr²h, ये 9πh के बराबर है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। पहले इसका जो h मीटर में इसकी ऊंचाई है, यानी ऊंचाई h ही दिया गया है, यानी ऊंचाई h है, तो यानी ये h से h कट जाएगा, तो r² बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 3। यानी जब त्रिज्या 3 आ गया तो बेलन के आधार का व्यास निकालना है, हमें व्यास निकालना है, जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, यानी 3 का 2 गुना 6, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, लास्ट में सवाल जरूर पढ़ना है कि व्यास पूछा जा रहा है कि त्रिज्या पूछा जा रहा है। बहुत लोग क्या करते हैं, कभी रेडियस 3 निकालिए और डायरेक्ट आंसर टिक आउट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। एक बार सवाल जरूर पढ़ना है कि व्यास पूछा जा रहा है कि त्रिज्या पूछा जा रहा है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकेंड से हराया। यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही तो बी की चाल कितना थी। देखिए, सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि ए कितना देर में इस रेस को पूरा किया, क्योंकि दूरी हमें पता है 800 मीटर और ए का चाल पता है, तो हम ए का समय निकाल लेते हैं। ए का समय निकाल लेते हैं तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस कितना दिया गया 800 मीटर, और स्पीड कितना दिया गया 8 किलोमीटर प्रति आवर। देखिए ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति आवर में है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिट को बराबर कर लेंगे, यानी ये किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे,
5/18 तो ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पे जो 18 आएगा ये कट के ऊपर चला जाएगा। अगर यहाँ देखें तो 8×5 = 40 और 40 से 20 बार में कट जाएगा, यानी जो समय आएगा वो 18×2 = 36 यानी 360 सेकेंड आ जाएगा। यानी जब ए 360 सेकेंड में इस रेस को पूरा करता है तो बी को 15 सेकेंड से हरा देता है। इसका मतलब बी जो है 360 + 15 यानी 375 सेकेंड लेगा। 375 सेकेंड कौन लेगा? बी। तभी तो बी 15 सेकेंड से हार जाएगा, यानी बी इसका मतलब 15 सेकेंड ज़्यादा लेगा, तभी तो बी इसका मतलब 15 सेकेंड ज़्यादा लेगा, इसका मतलब 15 सेकेंड ज़्यादा लेगा तो बी 375 सेकेंड लेगा। तब बी का चाल पूछ रहे हैं, यानी बी 800 मीटर जाने में, यानी ये जो बी है वो 800 मीटर जाने में 375 सेकेंड ले रहा है। तो टाइम बराबर स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस 800 मीटर और टाइम 375 सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में आएगा, जबकि जो ऑप्शन है वो किलोमीटर पर आवर में है। ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 18/5 से गुना करके उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देंगे। अगर हम 5 से काटेंगे तो 16×5 यानी 160 बार में। अगर फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पे यानी 32 बार में, और 5 से कितना बार में? 75 बार में। और कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से 25 बार में, और 3 से ये 6 बार में। 3 से 25 बार में, 3 से ये 6 बार में, यानी ये इसका जो आंसर आएगा 6×9 = 12 192/25 आ जाएगा। 192/25। अगर हम यहाँ ऑप्शन चेक करें 192/25 का आएगा तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, 27 16 दिया गया है। अगर हम यहाँ देखें तो 8×5 = 40 और 7 47, इका स्थान पे 7 आ रहा है, जबकि इका स्थान पे हमें क्या चाहिए? 2 चाहिए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर यहाँ देखें तो 7×5 = 35 और +7 42 यानी इका स्थान पे 2 आ रहा है, या इका स्थान पे 2 ये दिया गया है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो हम जरूरी नहीं कि हमेशा आप पूरा कैलकुलेशन कीजिए, कभी कभी जो है ऑप्शन से भी काम चलाना पड़ता है। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान का अनुदिश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और ढलान के विपरीत 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है, तो पहाड़ी के ऊपर जाकर और वापस आने में 5 घंटा लगता है, तो वो पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा है? तो हम मान लेते हैं कि डी ऊंचाई तक चढ़ा। अगर डी ऊंचाई तक 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला तो कितना समय ले लेगा? D/4। फिर यही डी ऊंचाई तक आते वक्त उसका जो चाल था वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार था, तो कितना समय ले लेगा? D/3 समय ले लेगा। और ये दोनों समय मिला के कितना समय लग रहा है? 5 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर डी के बदले में 9 लेंगे तो भी हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं। डी के बदले में अगर हम 9 लेते हैं तो 9/4 ये कितना हो जाएगा? 45 दूना 90 2 हो जाएगा, और ये 9/3 ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 3 + 2 5 आ गया। तो इसका मतलब जो डी का मान होगा वो 9 किलोमीटर उसका डिस्टेंस आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी संख्या को 25% कम करने पे 225 प्राप्त होता है, यानी कोई संख्या x है, अगर इसको हम 25% कम करेंगे तो इसका मतलब ये 75% हो जाएगा। 75% प्राप्त होगा, 25% कम करेंगे और प्राप्त कितना हो रहा है? 225 हो रहा है, यानी यही 75% के वैल्यू 225, तो यानी 75 से ये 3 बार में, तो जो x का मान आएगा वो 300 हो जाएगा। जब x का मान, जो संख्या का मान 300 आ गया, तो बोला उसमें कितना प्रतिशत का बढ़ोतरी करे कि 375 प्राप्त हो। और 300 से अगर हमें 375 प्राप्त करना है तो कितना का वृद्धि करेंगे? 75 का वृद्धि करेंगे, किस में? 300 में। 75 का वृद्धि करेंगे 300 में, गुना 100, यानी ये 00 से 00 कट गया, 3 से कितना बार में? 25 बार में, यानी जो प्रतिशत वृद्धि होगा वो कितना हो जाएगा? 25%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी। देखिए, अगर टोटल विद्यार्थी x था, अगर 25% योग्यता नहीं प्राप्त कर सका तो इसका मतलब 75% योग्यता प्राप्त किया, और योग्यता प्राप्त करने वाला व्यक्ति कितना था? 450, यानी यही 75% का वैल्यू 450 था। तो अगर हम 25 से काटेंगे तो ये 3 बार में, 25 से ये 4 बार में, और ये 3 से कितना बार में? 15 बार में। तो जो x का वैल्यू आएगा वो 4 × 150, यानी 15×4 = 60, यानी 600। टोटल विद्यार्थी की जो संख्या आएगा ऑप्शन नंबर बी 600 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं।
एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। 20% का मतलब क्या होता है? 20/100 यानी 1/5। 1/5 का कटौती किया गया। इसका मतलब पहले उसका वेतन 5 था, तो अब 1 का कटौती होकर अब उसका 4 हो गया। पहले उसका वेतन 5 था, अब उसका वेतन क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है। उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो कितने का वृद्धि करना पड़ेगा? यानी अब जो वेतन 4 हो गया, अब चाहता है कि उसका मजदूरी फिर से 5 बन जाए, तो कितना का वृद्धि करना पड़ेगा? 1 का वृद्धि कराना पड़ेगा। 4 में 1 का वृद्धि करना पड़ेगा, यानी किस में? 4 में गुने 100। 1 का वृद्धि करना पड़ेगा किस में? 4 में गुने 100, यानी 4 से अगर हम काटेंगे तो 25 बार में, यानी जो वेतन में वृद्धि प्रतिशत आएगा वो ऑप्शन नंबर भी 25% आ जाएगा। वैसे हम लोग को पता भी है, अगर हम किसी चीज़ में 1% का कमी करते हैं तो अगर बोला जाए कि पुनः वही संख्या प्राप्त करने के लिए जो वृद्धि प्रतिशत लाना पड़ता है वो क्या होता है? A/100 माइनस A गुने 100। तो उसी तरह से अगर हम 20% का कटौती किए और हमें कितना वृद्धि करना पड़ेगा, तो 20/100 में से 20 गया 80 गुने 100, यानी 20 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, यानी 25% का वृद्धि करना पड़ेगा। तो बहुत लोग ये फार्मूला भी जानते हैं, तो इससे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 3 संख्या का जो योग है वो 98 है। यदि पहली संख्या का दूसरी से जो अनुपात है वो 2:3 है, यानी पहला और दूसरा का जो अनुपात है वो 2:3 है। दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:8 है, यानी दूसरा और तीसरा का जो अनुपात है वो 5:8 है। तो ये तीनों संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। ये 5 से दोनों मल्टीप्लाई होगा, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, और फिर ये 8 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 8 3 24, यानी तीनों संख्या का अनुपात 10:15:24 आ गया। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? तीनों संख्या का जो योगफल है 98 है। अनुपात में योग कितना हो रहा है? 5 4 9, 2 1 3 1 4, यानी अनुपात में योग 49 हो रहा है। और 49 का वैल्यू जो है वो 98 दिया गया है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो किसका पूछ रहे हैं? दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या कितने अनुपात में? 15। जब 1 का वैल्यू 2 तो 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जिस यदि बी ए तथा सी का मध्यानुपाती हो, यानी अगर मान चलिए एक्स वाई जेड में अगर y जो है अगर एक्स जेड का मध्यानुपाती होता है तो ये y स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? एक्स जेड के बराबर हो जाता है। उसी तरह से अगर बी ए सी का मध्यानुपाती है तो इसका मतलब बी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? ए सी के बराबर होगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? √AC हो जाएगा। यानी ये जो रिलेशन है इसको हम लोग रखेंगे अभी, बी बराबर √AC के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? a माइनस बी का होल क्यूब बटा b माइनस सी का होल क्यूब, यानी इस दोनों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? b बराबर जो √AC है हम इसमें पुट कर देते हैं, यानी a माइनस बी के बदले हम क्या लिखते हैं? √AC का क्यूब डिवाइड बाय, यानी b के बदले हम लिखते हैं √AC माइनस सी का क्यूब। ठीक है। अगर हम इस दोनों में से इस a को लिख सकते हैं √A गुना √A। अगर इस दोनों में से अगर हम √A कॉमन लेंगे, √A का क्यूब कॉमन लेंगे, क्योंकि ये क्यूब भी तो है पावर में ना, तो इसीलिए √A का क्यूब अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक √A बच जाएगा। और यहाँ √A हम कॉमन ले लेते, यहाँ C बच गया, यानी √A माइनस √C का क्यूब बच जाएगा डिवाइड बाय। अगर हम इस दोनों में से इस C को लिख सकते हैं √C गुना √C, ये C को लिख सकते हैं √C गुना √C। इस दोनों √C में से एक √C अगर हम कॉमन लेते हैं, √C का क्यूब कॉमन लेना पड़ेगा, √C का क्यूब, तो यहाँ पे क्या बचेगा? √A बच जाएगा। √C तो कॉमन ले लिए, एक √C कॉमन लिए तो एक √C यहाँ पे बच गया, यानी माइनस √C का क्यूब बच गया। अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, √A माइनस √C का क्यूब, √A माइनस √C का क्यूब कैंसिल। तो यहाँ क्या बच्चा? ये स्क्वायर रूट को अगर हम हटाएंगे तो ये बट्टा में 2 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो ये भी बट्टा में 2 हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो आंसर आएगा A⁻3/2 अनुपात C⁻3/2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक धातु के चादर से बनाए गए 2 खोखले गोले का जो व्यास है वो 21 और 17.5 है, यानी 21:17.5 जो है उसके व्यास का अनुपात है। तो इसका मतलब जो त्रिज्या का अनुपात होगा वो भी 21:17.5 होगा। अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो आएगा,
7 से 30 बार में और 7 से 25 बार में, यानी 5 से 6 बार में, 5 से 5 बार में, यानी उसके त्रिज्या का अनुपात आएगा वो क्या आ जाएगा 6:5। जब त्रिज्या का अनुपात 6:5 तो गोले बनाने में लगी चादरों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, त्रिज्या के अनुपात का स्क्वायर हो जाता है क्षेत्रफल का अनुपात, तो यानी 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25। इसका मतलब जो क्षेत्रफल का अनुपात आएगा 36:25। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक वृत्त की परिधि को हम लोग 50% से कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी कितना होगा। तो हम लोग जो है परसेंटेज चैप्टर में पढ़े थे इफेक्टिव रेट के बारे में। अगर मान चले क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या का स्क्वायर आर गुने आर आ गया ना। अगर मल्टीप्लाई का बोध होता है और इसमें 25% का कमी होगा तो इसका इफेक्टिव लगाना पड़ेगा। तो इसका इफेक्टिव कैसे लगाएंगे, दो बार 50% कम होगा तो यानी -50, फिर -50, और यहाँ पे जो साइन आता है इस दोनों का मल्टीपल माइनस गुने माइनस प्लस 50 गुने 50/100, तो यानी ये डबल जीरो से कट जाएगा, यानी -50 और -50 कितना हो जाएगा -100, और +5 गुने 5 कितना हो जाएगा 25, -100 और +25 यानी -75% आया। इसका मतलब जो 75% का कमी क्षेत्रफल में होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य के 8 गुने कार्य को आधे समय में पूरा करने के लिए ऐसे कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो हम लोग को एक फार्मूला पता होगा, m1 गुने d1 बटा w1 बराबर m2 गुने d2 बटा w2। यानी इस फार्मूला पे हम इस सवाल को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 12 व्यक्ति बोला जा रहा है, यानी m1 12 है, कितना दिन ले रहा है 4 दिन में काम को पूरा कर रहा है। कितना काम को, एक काम को। 12 व्यक्ति 4 दिन में, काम का बात नहीं किया गया यानी कितना काम नहीं बोला गया है, तो इसका मतलब एक काम को 4 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है। अब क्या बोला, इस कार्य के 8 गुने कार्य, यानी अब जो कार्य है इसका 8 गुना यानी 8 कार्य हो जाएगा। 8 गुने कार्य आधे समय में, यानी पहले 4 दिन लग रहा था, अब बोला जा रहा है 2 दिन में कितना व्यक्ति का आवश्यकता होगा। तो हम मान लेते हैं कि x व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। 2 से कितना बार में, 4 बार में, यानी 12 गुने 4 48। अब फिर ये 4 गुना हो जाएगा, यानी 48 गुने 4 करेंगे तो 192, यानी कितने व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी 192 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। 6200 रुपया को 3 राशि 1/2, 1/3 और 1/5 के अनुपात में बांटने पर 3 भाग क्रम से क्या होगा, यानी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 में बांटना है ना। तो सबसे पहले 2, 3, 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30, 2 से कितना बार में कटेगा 15 बार में, 3 से कितना बार में कटेगा 10 बार में, 5 से कितना बार में कटेगा 6 बार में, यानी उसके जो राशि का अनुपात होगा वो 15:10:6 हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल राशि 6200 दिया गया है। अगर हम यहाँ पे टोटल राशि निकालेंगे अनुपात में तो 15, 10, 25, 6, 31, यानी अनुपात में 31 आएगा। और ये 31 का वैल्यू 6200 दिया गया है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। तो किसका वैल्यू पूछ रहे हैं, उसके तीनों राशि का अनुपात में। जब एक का वैल्यू 200 तो ये 15 का वैल्यू 15 दूना 30 यानी 3000, और ये 10 का वैल्यू 200 पे 1 0 2000, और ये 6 का वैल्यू 6 दूना 1200, यानी 3000, 2000, 1200। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल। दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 2:1 है, यानी मिल्क और वाटर का अनुपात 2:1 अगर 1 है तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 2:1:3। टोटल मिश्रण है कितना 45 लीटर, यानी ये जब ये 3 का वैल्यू 45 दिया गया तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। जब 1 का वैल्यू 15 तो ये 2 का वैल्यू 30 और ये 1 का वैल्यू 15। इसका मतलब 45 लीटर में 30 लीटर मिल्क है और 15 लीटर वाटर है, 15 लीटर पानी है। अब क्या बोला जा रहा है, जब मिश्रण में कुछ पानी और मिला दिया जाए, पानी की कुछ मात्रा और मिला दिया जाए, तो पहले पानी 15 लीटर था, हम मान लेते कि x लीटर पानी और मिला दिए। जब हम x लीटर पानी और मिला दिए तब जो इसका अनुपात आएगा 1:2 हो गया। तब ये मिश्रण का जो अनुपात है दूध और पानी का वो 1:2 हो गया। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इन 30 से 2 में गुना करेंगे तो 60 बराबर 15 प्लस x, तो ये 15 इधर आएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 - 15 यानी 45 लीटर। यानी हम लोग कितना पानी मिलाएं 45 लीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
16 वस्तु का जो विक्रयमूल्य है 20 वस्तु के क्रयमूल्य के बराबर है, यानी 16 का विक्रयमूल्य जो है वो किसके बराबर है, 20 वस्तु के क्रयमूल्य के बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये क्रयमूल्य को काट के यहाँ नीचे ले आते हैं और ये विक्रयमूल्य को काट के, ये 16 को काट के हम लोग यहाँ कर देते हैं। अब क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का अनुपात आ गया, यानी विक्रयमूल्य अगर 20 रुपया तो क्रयमूल्य 16 रुपया। तो विक्रयमूल्य अगर ज़्यादा है तो इस स्थिति में हमें क्या होगा, लाभ होगा। और कितना प्रतिशत लाभ होगा, 16 रुपये में खरीदे 20 रुपये में बेचे तो यानी 4 रुपये का लाभ होगा। कितना में, क्रयमूल्य 16 में गुने 100, यानी 4 से ये 4 बार में और ये 4 से कितना बार में, 25 बार में, यानी 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल फिर आ गया। तो इस तरह का सवाल जब भी आता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम क्या करें, 4.53 जो है उसको ए मान लेते हैं, ठीक है, और 3.07 है उसको हम लोग बी मान लेते हैं, और एक 2.15 जो है 2.15 उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर में क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का स्क्वायर, बट्टा नीचे क्या हो जाएगा, ये ए माइनस बी, ए माइनस बी आई इंटू ये क्या हो जाएगा, सी माइनस ए, सी माइनस ए, ये आ गया ना। 2.15 को सी माने थे और 4.53 को ए माने थे, और ये 3.07 को बी माने थे। यहाँ पे गलती हो गया, 1 मिनट, यानी 3.07 को हम लोग बी माने थे और 2.15 को सी माने थे, यानी बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा सी माइनस ए प्लस 3.07 को बी माने थे, 2.15 को सी माने थे, यानी ये बी माइनस सी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2.15 को क्या माने थे, सी, और 4.53 को ए, यानी सी माइनस ए हो जाएगा, इंटू 4.53 को ए और 3.07 को बी, ए माइनस बी हो जाएगा, प्लस 2.15 को सी और 4.53 को ए, यानी सी माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे क्या हो जाएगा, 4.53 ए और 3.07 बी, यानी ए माइनस बी, और ये 3.07 बी और 2.15 सी, यानी बी माइनस सी, ये आ गया। अब हम नीचे देखें तो बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस सी, यानी क्या चीज़ दिख रहा है, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। देखिए बी माइनस सी माइनस ए है तो ए माइनस बी नहीं है, तो ए माइनस बी से अगर हम ऊपर गुना करेंगे तो ये ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर पहले से था और एक और ए माइनस बी आएगा तो ये होल क्यूब हो जाएगा, प्लस उसी तरह से ये सी माइनस से ए माइनस बी है तो यानी बच गया बी माइनस सी, ये बी माइनस सी अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बी माइनस सी का होल क्यूब हो जाएगा, और फिर उसी तरह से ये सी माइनस ए का होल क्यूब हो जाएगा। अभी इससे थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो होता है, अगर एक्स प्लस जेड जीरो होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो जाएगा, 3xyz होता है ना। अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो होता है तो इस तीनों का जो क्यूब होता है वो 3xyz के बराबर होता है। अगर इसको x माने, इसको y माने और इसको z माने, इस तीनों को जोड़ेंगे तो a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा और c से c कट जाएगा, यानी xyz का मान अगर जीरो आया तो इसका जो क्यूब होगा वो 3xyz के बराबर होगा। 3x के बदले में a माइनस बी, y के बदले में b माइनस सी और z के बदले में c माइनस सी डिवाइड बाय a माइनस बी, b माइनस सी और सी माइनस ए। तो ये पूरा कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा, इस सवाल का आंसर 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये हम जब समझा रहे थे तब इतना देर लगा, लेकिन अगर आपको पता होता ये चीज़ इस चीज़ के बारे में पता रहता तो ये 10 से 15 सेकंड में सब सवाल बन जाएगा अगर इसका प्रैक्टिस किए रहेंगे तो। नेक्स्ट सवाल आता है 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो 1024 किसका स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर है, बाकी ये सब किसी का स्क्वायर नहीं है। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 1024, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं 21 में दिया ए बराबर 7 दिया गया है, बी बराबर 5 और सी बराबर 3 दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखिए अगर किसी को फार्मूला पता होगा तो वो तो इजीली निकाल सकते हैं इसको, अगर नहीं फार्मूला पता होगा तब तो यहाँ पे ए बी सी का मान पुट करना पड़ेगा और तब जाके इसको निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर ए के बदले में 27, बी के बदले में 25 और सी के बदले में 23 देता तब तो हमें फार्मूला की तरफ ही जाना पड़ता, तब तो वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, 27 का स्क्वायर करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो इसलिए हम इसका फार्मूला हम
कैसे निकालते वो देख लेते हैं, बाद में इसको याद करना। पहले इसको फार्मूला हम कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे समीकरण को 2 से गुना करके और 2 से भागा देते हैं। अगर हम 2 से भागा देंगे तो 1/2 होगा। और इसमें क्या करता है, अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 2 हर जगह आ जाएगा, 2 हर जगह आ जाएगा, 2 हर जगह आ जाएगा। तो ये 2a² को ना हम 2 भाग में तोड़ देते हैं। पहला a² रहने देते हैं और इस 2 b² में से एक b² को रहने देते हैं और 2ab को एक साथ रहने देते हैं, -2ab। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये 2 b² में से हम एक b² ले लिए थे, अब एक b² और ले लेते हैं और इस 2 c² में से एक c² ले लेते हैं और -2ca ले लेते हैं, सॉरी ये 2bc ले लेते हैं, -2bc ले लेते हैं। अब फिर आते हैं, एक c² ले चुके थे, अब एक और c² ले लेते हैं और ये उसके बाद 2a² में से एक a² ले लिए थे इधर, तो अब एक a² और बच गया और -2ac सबको ले लिए। 2 बार a² आ गया, 2 बार b² आ गया, 2 बार c² आ गया, फिर -2ab -2bc -2ac आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू ये इतना जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, और ये जो टर्म है b² + c² और -2bc ये जो टर्म है इसको लिख सकते हैं b - c का होल स्क्वायर। और फिर इतना टर्म को लिख सकते हैं c - a का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। यानी इसका जो फार्मूला होता है ये 2a² + b² प्लस, सॉरी 2 नहीं, केवल a² + b² प्लस c² -ab -bc -c, उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। ये चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ABC का मान यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/2। a के बदले में कितना था 7 और b के बदले में 5, यानी 7 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस उसी तरह से b - c करेंगे तो b के बदले में 5 और c के बदले में 3, यानी 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस c - a करेंगे तो c के बदले में 3 और a के बदले में 7, 3 में से 7 गया -4, -4 का स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर करेंगे तो वो माइनस पॉजिटिव बन जाएगा। ये कितना जाएगा 1/2, 4 4 8, 16 8 24, 1/2 × 24, यानी सवाल का जो आंसर होगा वो 12 आएगा। यानी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो इसलिए ये फार्मूला को याद रखना ज़रूरी है, ये फार्मूला कहीं ना कहीं ज़रूर आगे काम देगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, यानी इस सवाल का आंसर देखने के साथ 5 हो जाएगा, यानी √a मल्टीप्लाई में इन्फिनिटी तक हो तो यानी इस सवाल का जो आंसर होता है वो a हो जाता है। यानी उसी तरह √5 ये इन्फिनिटी तक था तो यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर C 5 ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आता है, यानी ये सवाल जो था वो पिछले सेशन में भी आया हुआ था। अगर हम इसमें से 3 के पावर 25 कॉमन लेते हैं, यानी पूरा कॉमन लिए तो 1 बचा, प्लस 3 के पावर 26 में से 25 कॉमन ले लिए तो 3 के पावर 1 बचा, यानी 27 पावर में से अगर 25 पावर कॉमन ले लिए तो 2 पावर बच गया, और 28 पावर में से 25 पावर कॉमन ले लिए तो 3 के पावर 3 बच गया। यानी इसका कैलकुलेशन अगर करेंगे तो 3 के पावर 25 गुने यहाँ पे 1 + 3 4, 3 3 9, 9 4 13, और फिर ये 3 3 9 27, यानी 13 27 कितना होता है 40। यानी इसका जो कैलकुलेशन आया योग करने पे 40 आ गया। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये 40 का फैक्टर कोई ऑप्शन में दिया गया है। 40 का फैक्टर 11 नहीं है, 40 का फैक्टर 25 नहीं है, 40 का फैक्टर 16 नहीं है, 40 से 30 नहीं कट रहा है, यानी 40 को 30 नहीं काट पाएगा। इसका मतलब क्या होगा, अब भी अगर हम इतना पे लेते हैं तो कोई संख्या इस 40 को नहीं काट पा रहा है। तो इससे पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि अगर इस 40 का फैक्टर नहीं मिले तो क्या करना है, इस 3 के पावर 25 में से एक 3 को ले लेना है, यानी 3 के पावर 24 कर लेते हैं और एक 3 को हम लोग बाहर निकाल लिए गुने 40, यानी इसका जो आंसर आएगा 3 के पावर 24 गुने 40 तो 120 लिख सकते हैं ना, 30 गुने 40 को 120। तो अब देखते हैं कि 120 का फैक्टर ऑप्शन में कहीं मिल रहा है क्या। तो अगर हम चेक करें तो 120 का फैक्टर कौन है 30, यानी अगर 120 को ये 30 काट देगा तो इसका मतलब पूरा संख्या को ये 30 काट देगा। 120 का एक ही फैक्टर 30 है, यानी सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। जनरली आपको बहुत सारा सवाल में क्या होगा कि यहीं पे आंसर पता चल जाएगा, यानी 40 का ही फैक्टर कहीं ना कहीं किसी ऑप्शन में दिया रहेगा। लेकिन अगर 40 का फैक्टर नहीं मिले तो हम पीछे वाले संख्या में से एक संख्या को और ले लेंगे, उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसका फैक्टर चेक कर लेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल बहुत ही इजी रहता है। जैसे अगर नीचे में देखें, नीचे में कहीं पे भी हम लोग को क्या पता है a + b का होल स्क्वायर
सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इसका परमीकरण करेंगे यानी √3.25 माइनस √2.25 से परमीकरण करेंगे ऊपर नीचे, तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर करेंगे तो 3.25, अब माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 2.25 यानी 1 आ जाएगा। तो 1 को हम नीचे में नहीं रखते हैं, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। उसी तरह से इसका जो कैलकुलेशन आएगा, इसका अगर हम परमीकरण करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √4.25 माइनस √3.25। सेम उसी तरह से इसका परमीकरण करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √5.25 माइनस √4.25 आ जाएगा। फिर उसी तरीके से हम इसका परमीकरण करेंगे तो √6.25 माइनस √5.25 आ जाएगा। ठीक है, तो सभी का परमीकरण करके हम उसका मान निकाल लेंगे। अब देखते हैं कोई संख्या अगर कट रहा है तो उसको हटा देंगे। ये 3.25 कट जाएगा, 4.25 से ये 4.25 कट जाएगा, 5.25 से ये 5.25 पॉजिटिव है और नेगेटिव है, कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा 6.25, और 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का, यानी इसको लिख सकते हैं 2.5 का स्क्वायर ये होगा, ये 2.5, और ये 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर, यानी 1.5 इसका हो जाएगा माइनस में। तो 2.5 में से 1.5 अगर जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 1.00, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यानी अगर हम परमीकरण करेंगे तो ये सवाल 10 सेकेंड में ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक शंकु के आधार का अर्धव्यास एक गोले के अर्धव्यास दोनों में प्रत्येक की माप 8 है, साथ ही दोनों ठोस के आयतन बराबर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। यानी इस दोनों शंकु और गोला का जो आयतन है वो बराबर है। यानी शंकु का आयतन किसके बराबर दिया गया है, गोला के आयतन के बराबर दिया गया है, और उसका त्रिज्या भी बराबर है। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h, और गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr³। तो पाई से पाई कट जाएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा। दोनों का त्रिज्या जब बराबर है, ये r² से 2r कट जाएगा तो 1r बच जाएगा। तो जो ऊंचाई आएगा वो कितना आ जाएगा 4r आ जाएगा, और त्रिज्या कितना दिया गया 8 दिया गया, यानी 4 × 8 32 आ जाएगा ऊंचाई इसका ऊंचाई 32 आ गया। शंकु का ऊंचाई अगर 32 आ गया तो हमें क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है। यानी एक ये शंकु दिया गया है, शंकु का जो त्रिज्या है वो कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर दिया गया है, और ये जो ऊंचाई है वो 32 दिया गया है। तो हमें तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो तिर्यक ऊंचाई क्या होता है √L² + B², यानी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक काम कर दे 1024। अच्छा पहले इसका कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। यानी कितना हो जाएगा 1088 में अगर हम देखें तो यहाँ ऑप्शन में 17 है, √17। तो हम इसको लिख सकते हैं 17 को अगर हम गुना करेंगे 1088 में तो 17 × 6 = 102, 17 × 4 = 64 हो जाएगा। यानी 64 का 8 निकल जाएगा और 17 अंदर रूट में रह जाएगा, यानी 8√17। इस सवाल का जो आंसर होगा तिर्यक ऊंचाई 8√17, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक कमेटी के 3 वक्ताओं को 3 भिन्न मीटिंगों के लिए कितने प्रकार से नियत कर सकती है यदि प्रत्येक दिनांक वक्ता संभव 5 दिनांकों में से प्रत्येक दिनांक के लिए उपलब्ध है। ठीक है, ये सवाल जो है वो परमुटेशन और कम्बिनेशन का सवाल है, और ये सब सवाल बहुत ही ईजिली बन जाता है। अगर परमुटेशन और कम्बिनेशन समझ में आता है तो ये सब सवाल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही ईजिली बन जाएगा। लेकिन उससे पहले परमुटेशन और कम्बिनेशन को समझना पड़ेगा। परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हम लोग अरेंज करने का बोझ होता है। परमुटेशन मतलब होता है कि अरेंज करना, और कम्बिनेशन का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमें सिलेक्शन का बोध करना होता है, यानी सिलेक्शन का। ठीक है, हम लोग परमुटेशन कम्बिनेशन को बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी लगभग इधर जो अरिथमेटिक मैथ और एडवांस मैथ समाप्त हो जाएगा तब हम लोग परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इसको समझते हैं कि कैसे बनाएंगे इस सवाल को। तो परमुटेशन क्या होता है कि किसी चीज़ को जब हम लोग अरेंज करते हैं उस समय हम परमुटेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, और जब हमें सिलेक्शन का बोध करना रहता है तब हम लोग क्या करते हैं, कम्बिनेशन का फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति ABC मान लेते हैं, ये 3 व्यक्ति ABC,
और इस 3 व्यक्ति को 3 मीटिंग में जाना है। 3 व्यक्ति को 3 मीटिंग में जाना है, यानी मीटिंग 1, मीटिंग 2, मीटिंग 3 मान लेते हैं। और सप्ताह में कितना दिन मीटिंग होता है? 5 दिन मीटिंग होता है। यानी कितना दिन मीटिंग रखा गया? 5 दिन मीटिंग रखा गया, यानी 5 दिन मीटिंग रखा गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझिएगा। 5 दिन के मीटिंग में ये व्यक्ति को, ये जो 3 व्यक्ति हैं, 3 दिन ही जाएगा। तो 5 दिन की मीटिंग में अगर 3 दिन व्यक्ति जाएगा, यानी एक व्यक्ति 3 ही दिन जाएगा, तो हम कितने तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं? अगर 5 दिन के मीटिंग में से ये 3 व्यक्ति जाएगा, यानी 3 व्यक्ति जाएगा, तो ये 3 व्यक्ति कितने तरीके से जा सकता है 5 दिन के मीटिंग में? 3 ही दिन मीटिंग जाना है, तो यानी पर यहाँ पे हमें अरेंज करना है 5 दिन के मीटिंग में 3 व्यक्ति को अरेंज करना है। 3 दिन के मीटिंग में 3 व्यक्ति को अरेंज करना है, तो यहाँ पे हम लोग परमुटेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी 5p2। 5 दिन के मीटिंग में से तीन व्यक्ति को जाना है ना, यानी 5p3। फिर उसी तरीके से 3 व्यक्ति को 3 मीटिंग में जाना है, यानी 3 मीटिंग के लिए 3 व्यक्ति का सिलेक्शन करना है। 3 मीटिंग के लिए 3 व्यक्ति का सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे हम लोग को कम्बिनेशन का बोध हो जाएगा। अगर 3 व्यक्ति को 3 मीटिंग के लिए सिलेक्शन करना है तो 3 कम्बिनेशन 3 हो जाएगा। इस दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सवाल का आंसर आ जाएगा। तो परमुटेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लेते हैं। अगर NPR रहता है, NPR, तो इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल गुने p माइनस r फैक्टोरियल, सो n माइनस r फैक्टोरियल। तो उसी तरीके से, और ये 3 कम्बिनेशन 3 है, तो ये तो एक ही होगा, यानी इसका जो कैलकुलेशन होगा वो एक होगा। 3 कम्बिनेशन 3 का जो कैलकुलेशन होगा वो एक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5p3 है ना, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, यहाँ पे परमुटेशन में क्या होता है कि जैसे परमुटेशन में क्या होता है, अगर NPR है तो n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल। वो जो लिखाए थे वो कम्बिनेशन का था। तो कम्बिनेशन का यहाँ इसका कैलकुलेशन तो एक आ गया, इसमें तो हमें कम्बिनेशन का फॉर्मूला कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमें परमुटेशन का फॉर्मूला ज़रूरत है। 5p3 को क्या लिख सकते हैं? 5 परमुटेशन बट्टा, यानी 5 फैक्टोरियल बट्टा 5 में से 3 गया 2 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 2 गुने 1, और 2 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 1, यानी इस दोनों कैंसिल करेंगे तो 5 चौके 20 और फिर 3 से गुना करेंगे 60। यानी कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं उसको? 7 तरीके से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो परमुटेशन और कम्बिनेशन अगर समझ में आता है तो ये सवाल बहुत ही ईजी वे में बन जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 7 के पावर x बराबर 143 को क्या लिख सकते हो? 1/7 के पावर 3। अगर a के पावर -1 रहता है तो ये क्या हो जाता है? 1/a हो जाता है, यानी 1/a को लिख सकते हैं a के पावर -1। उसी तरह 1/7 पावर 3 को लिख सकते हैं 7 के पावर -3, क्योंकि ये माइनस को जब हम हटाएंगे तो ये 1 में चला जाएगा। अब जब दोनों का बेस सेम है तो पावर को भी इक्वल कर सकते हैं, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? -3, यानी इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं। हार्ड क्वेश्चन की सीरीज़ में इस क्वेश्चन को बताया जा चुका है, और इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट कैसे बनाएंगे वो बताया जाता है। अगर बेसिक से इस क्वेश्चन को देखना है तो हार्ड क्वेश्चन चैनल के प्ले लिस्ट में आपको हार्ड क्वेश्चन का सीरीज़ मिल जाएगा। उसमें इस तरह के क्वेश्चन को पूरा बेसिक से अच्छे से समझाया गया है, और इसको हम शॉर्टकट कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। जैसे अगर एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 10 पारियों के रनों का औसत 50 है, यानी 10 पारी तक का औसत 50 है, तो इसका मतलब क्या होगा? सभी पारी में 50-50 रन बनाया होगा। ऐसा मान के चलते हैं कि सभी पारी में 50-50 रन बनाया होगा। ठीक है, अपनी 11वीं पारी में वो कितने रन बनाए ताकि उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाए? तो हम अगर 11वीं पारी में 50 रन ही बनाता, अगर 11वीं पारी में 50 रन बनाता तो उसका औसत 85 ही रहता। लेकिन अगर औसत में 2 का वृद्धि हुआ है, 11 पारी में अगर 2 का वृद्धि हुआ है तो इसका मतलब टोटल 22 रन का वृद्धि हुआ ना, टोटल 22 रन का वृद्धि हुआ है। इसका मतलब 22 रन को बाकी इधर तो वृद्धि हो नहीं सकता है। जो भी वृद्धि या कमी होगा 11वीं पारी में ही होगा। 11वीं पारी में अगर हम 22 रन का वृद्धि करेंगे तो इसका मतलब 11वीं पारी में वो कितना का रन बनाया होगा? 72 रन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 11वीं पारी में कितना रन बनाए? 72 रन। अगर इसको बेसिक से देखना है तो इसके हार्ड क्वेश्चन की सीरीज़ में वहाँ देख सकते हैं।
अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, किसी संख्या का पावर 0 रहता है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और किसी संख्या का पावर -1 रहता है तो वो क्या होता है, 1/x हो जाता है। यानी इसी दो फार्मूला पे हम ये सवाल को सॉल्व कर लेंगे। 3 के पावर 0 और 3 के पावर -1, 3 के पावर 0 क्या लिख सकते हैं 1, और 3 के पावर -1 क्या लिख सकते हैं 1/3। फिर उसी तरह से 3 के पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/3, और -3 के पावर 0 के 1, यानी इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 4/3 डिवाइड बाय, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 3, यानी 1 - 3 कितना हो जाएगा -2/3। ये 3 से 3 कट गया, 4/-2 बचेगा, यानी इस सवाल का आंसर -2, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट सवाल आते हैं, यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है, यानी कोई संख्या x है, इसका 1/9 जो है यही x के 1/10 से कितना अधिक है, यानी 4 अधिक है। तो यहाँ पे 90 एलसीएम आ जाएगा, 10x इधर 9x इधर, यानी केवल x बचेगा। तो x बराबर 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 चौका 36, 360, यानी इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। अब फिर नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो प्रत्येक संडे को, यानी ये जो टेस्ट हो प्रत्येक संडे को रहेगा, और साथ ही साथ आपका जो रीजनिंग का टेस्ट होता है, मैथ का जो क्वेश्चन है वो प्रतिदिन प्रोवाइड होते रहेगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।